हाय अगेन। और आज आपका भाई आपके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की यूनिट 2 लेके आया है बाय वन शॉट इंजीनियर, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो चलिए फंक्शनल टेस्टिंग से शुरू करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग ये होता है कि इट्स अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस एंड अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये एक तरीके का ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स मतलब हम लोग जो कोड होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, जो प्रोडक्ट होगा, हम लोग उसके अंदर के कोड पे नहीं जाएंगे। हम लोग किसी भी तरीके का कोड यहाँ पे इंस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे। हम सिर्फ चीज़ चल रही है कि नहीं ये चेक करते हैं यहाँ पे। दैट बेसिस इट्स टेस्ट केसेस ऑन स्पेसिफिकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट। हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो एस आर एस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। एस आर एस स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपका यूज़र या फिर कस्टमर डेवलपर्स को बना के देता है कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। उसको मेन्यू चाहिए, उसको लॉगिन साइट चाहिए, उसको बैकअप चाहिए, उसको प्रोसेसिंग पावर चाहिए। ये सारी चीज़ें वो एक एस आर एस डॉक्यूमेंट में लिख के दे देता है। और ये चीज़ जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग डेवलप करते वक्त सॉफ्टवेयर को इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हैं। और इन्हीं चीज़ से हम लोग टेस्टिंग करके पता करते हैं कि जो आखिर में चीज़ बन गई है वो इसके अकॉर्डिंग में है कि नहीं। ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग कन्फर्म्स दैट ईच फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ऐप ऑपरेट्स एज एन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्या आप देखिए चुके हो। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इसका मतलब है कि जो सोर्स कोड है इसको कंसिडर नहीं किया जाता, जैसे अभी हमने बताया था कि सोर्स कोड और बस कुछ भी नहीं देखते हम लोग सोर्स कोड का। हम बस देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो करने के लिए बनाया गया था वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फंक्शंस आर टेस्टेड बाय फीडिंग दम इनपुट एंड एग्जामिनिंग द आउटपुट। हम लोग बस इनको इनपुट देते हैं और चेक करते हैं कि जो आउटपुट आए वो हमारे मतलब का है कि नहीं है। और फंक्शनल टेस्टिंग में ये होता है कि दिस इन्वॉल्व्स चेकिंग यूजर इंटरफेस, एपीआई डेटाबेस एंड सिक्योरिटी ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्स फंक्शनैलिटी। हम लोग यूआई चेक करते हैं कि कैसा बना है, एपीआई चेक करते हैं, डेटाबेस चेक करते हैं, इसकी सिक्योरिटी चेक करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है। अब वो क्लाइंट साइड पे भी हो सकता है, सर्वर साइड पे भी हो सकता है, और उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। ये सारे पॉइंट्स लिख कर आ जाना भाई आराम से। ये बहुत ईजी पॉइंट्स हैं और एक एक पॉइंट को आप आराम से इसके नीचे 3 से 4 लाइन लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको या तो आप हेडिंग के तौर पर लिख लेना, लेकिन कम से कम 1.5 पेज का ये एक्सप्लेनेशन करके देते आ जाना। अब फंक्शनल टेस्टिंग का अभी मैंने आपको बताया था कि इसका फंक्शनल टेस्टिंग का नाम का मतलब उसमें नाम पे मत जाना कि हम उसके फंक्शंस टेस्ट करने होंगे या फिर मेथड टेस्ट करने होंगे। फंक्शनल टेस्टिंग में फंक्शंस को टेस्ट नहीं करते हैं। हम बस ये स्लाइस निकालते हैं फंक्शनैलिटी का जो सिस्टम पूरा परफॉर्म करेगा। तो उसकी जो पूरा सिस्टम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहा है उसकी छोटी स्लाइस निकाल के टेस्ट करते हैं। फिर जब वो हम लोग का अप्रूव हो जाता है तो फिर अगली जगह पे जाते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड फंक्शनल टेस्टिंग टेस्टर को नहीं करनी होती है, वो टेस्ट केस ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना के देता है। मैनुअल में जो टेस्टर होता है उसको खुद से टेस्ट केसेस बनाने होते हैं। ठीक है, ये आपकी फंक्शनल टेस्टिंग की एक्सप्लेनेशन हो गई। इसको लिख के आ जाना, आप पूरे मार्क्स मिल जाएगा भाई। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बीच में डिफरेंसेस। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फंक्शनल में क्या होता है, नॉन फंक्शनल में क्या होता है। तो ये एक बार समझ लो। फंक्शनल में फंक्शनल टेस्टिंग इज परफॉर्म यूजिंग द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट एंड वेरीफाइज द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम। मैंने अभी बताया जो भी आपको एस आर एस डॉक्यूमेंट में जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस मेंशन करी गई है उसको हम लोग परफॉर्म करके चेक करते हैं कि इक्वल आ रहे कि नहीं, और वेरीफाई करते हैं कि उस फंक्शनलिटी में सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी जगह नॉन फंक्शनल पे देख लो, ये ऐसा कुछ नहीं देखता। ये बस कंपोनेंट्स को चेक करता है। वो जो सॉफ्टवेयर है उसके कंपोनेंट्स को चेक करता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता है, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ों को चेक करता है। यहाँ फंक्शनल टेस्टिंग डिस्क्राइब्स व्हाट द प्रोडक्ट डज। जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या करता है वो ये फंक्शनल टेस्टिंग आपको बताएगा। और वो कैसे करता है या फिर वो कितना अच्छा करता है ये हमको नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बताएगी। तो फंक्शनल टेस्टिंग के देख लो, यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, ये इसके टाइप्स है सारे। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पार्ट नहीं था ही ऑफकोर्स, यूनिट टेस्टिंग भी था। स्मोक टेस्टिंग वैसे तो मैं उल्टा लेकर चल रहा हूँ कि पहले मैं यूनिट 5 कर रहा हूँ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐसे करके चल रहा हूँ मैं। तो अगर आपने यूनिट 3 देखी होगी तो स्मोक और सैनिटी में वहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटीग्रेशन भी यूनिट 3, 4 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसको अच्छे से वहाँ पे देख लेना, यूनिट 3 पढ़ के जाना। काफ़ी ईजी है, बहुत छोटी और आराम से हो जाएगी, बहुत सिंपल थी वो। स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है कि हम बस बेसिक और क्रिटिकल फंक्शनैलिटी देखते हैं। सैनिटी में हम लोग ये चेक करते हैं कि हमने जो चेंजेस कर दिए हैं उसको चेंजेस करने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ये होता है। और ये फंक्शनल टेस्टिंग हमेशा पहले एग्जीक्यूट करी जाती है, ये हमेशा बाद में एग्जीक्यूट करी जाती है। और इसके भी एग्जाम्पल्स देख लो, यहाँ पे परफॉर्मेंस है, स्ट्रेस है, लोड है, कंपैटिबिलिटी है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है। ये फंक्शनल टेस्टिंग नॉन फंक्शनल पार्ट है। ये फंक्शनल पार्ट्स नहीं है, ये सब नॉन फंक्शनल पार्ट्स होंगे। और ये सब सॉफ्टवेयर के फंक्शनल पार्ट को टेस्ट करते हैं। ये डिफरेंस हो गया आपके। इसको कम से कम 2-3 पॉइंट याद कर लेना, वहाँ एक्सप्लेन करने में बहुत कम आएगा भाई। अब इनके टाइप्स चेक कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग: बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग, कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक। अब इन सबको मैं अभी पीछे एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। शुरुआत करते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस: द डेंसिटी ऑफ डिफेक्ट इज ऑलवेज मोर टुवर्ड्स द बाउंड्रीज। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इसके लिए पहले यहाँ देखो, ये जो ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाया है इसको देखो। यहाँ पे ये जो x है ये कोई एक वैल्यू है और y दूसरा रेंज है।
ये एक्स एक्सिस पे हम लोग एक चीज़ को रख रहे हैं और वाई एक्सिस पे दूसरी, और यहाँ हमारे टेस्ट केसेस हैं। मानो ये 4 पॉइंट पे एक्चुअली टेस्ट केसेस आ रहे थे, है ना। ये 4 पॉइंट पे टेस्ट केसेस का मतलब ये इनके बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये लिंक करती है और एक बाउंड्री मिल जाती है हमको, और ये बाउंड्री के अंदर जितने टेस्ट केसेस आ रहे हैं ये सारे टेस्ट करने में काम आएंगे हमारे सॉफ्टवेयर को। बाउंड्री वैल्यूज़ का मतलब कि जो मिनिमम और मैक्सिमम एक्सट्रीम टेस्ट केसेस हो सकते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर झेल सकता है, उनको हम लोग यहाँ पर डाल के टेस्ट करते हैं। अब वापस ऊपर आते हैं। तो डेंसिटी ऑफ डिफेक्ट्स इज ऑलवेज मोर टुवर्ड्स द बाउंड्रीज। अब अगर आप किसी चीज़ को उसकी एक्सट्रीम पे टेस्ट करोगे तो चांसेस हैं कि वो तभी टूटेगी, है ना। अगर मैं इस पेन को तो अगर ऐसे में हल्की फुल्की प्रेशर अप्लाई करूँ तो फिर ये नहीं टूटेगा, अगर मैं एकदम एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई करूँ तो ये टूटेगा। तो डिफेक्ट्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हमेशा एक्सट्रीम्स पर होते हैं, तो वहीं यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ किया गया, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ डिफेक्ट्स इज ऑलवेज मोर टुवर्ड्स द बाउंड्रीज, ये भी एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टाइप है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज यूज टू डिजाइन टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ नॉमिनल वैल्यूज एंड एक्सट्रीम वैल्यूज। अब ये मिनिमम +1 है और ये मैक्सिमम -1 है। मिनिमम जो वो झेल सकता है उससे बस एक ऊपर, और मैक्सिमम जो वो झेल सकता है उससे बस एक नीचे। इन वैल्यूज़ के बेसिस पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अब मानो कि हमने किसी सॉफ्टवेयर में कोई इनपुट था, मानो कि हमने एक वेबसाइट में एक लॉगिन पेज में हमने मांगा है रोल नंबर, और इसमें हमको चाहिए कि मिनिमम 5 होना चाहिए, मैक्सिमम 15 होना चाहिए। तो हमारे जो टेस्ट केसेस बनेंगे यहाँ पे वो होंगे मिनिमम 5 से लेकर मैक्सिमम 15, ये सब वैलिड कहलाएंगे। 5 से नीचे जो वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 ये सब इनवैलिड कहलाएंगे, और ये भी सब इनवैलिड कहलाएंगे, 16 17 18 ये सब भी नहीं लेंगे। तो ये हमारी बाउंड्री वैल्यूज यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गया, और 5 + 1 6, और मैक्सिमम -1 14 और मैक्सिमम 15। तो इन चारों के बेसिस पे हम लोग टेस्ट केसेस ड्रॉ करते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लो, ये बस ये ज़्यादा टेस्ट केस नहीं निकाल पाता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से कुछ ही मिल पाते हैं क्योंकि बाउंड्रीज इतनी नहीं होती है ना। लेकिन ये इस चीज़ में अच्छा है कि ये यूआई के बग्स जो होते हैं यूज़र इंटरफेस के, उनको एक्सपोज कर देता है, और ये बाउंड्री वैल्यूज़ पे बग ज़्यादा निकाल सकता है। इतना ज़्यादा टेस्ट केस तो नहीं देता, लेकिन जो भी देता है वो यूआई पे एक्सपोज कर सकते हैं, और वो बाउंड्री वैल्यू पे काफ़ी अच्छे काम करते हैं। बाउंड्री वैल्यू के लिए एक पॉइंट याद रखना, लुक फॉर एनी इंटरनल लिमिट्स ऑन रिसोर्सेज। इंटरनल लिमिट्स का मतलब कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितने लिमिट पे काम कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर के लिए वो लिमिट को हमें एक्सप्लोर करनी है, और द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर एट दीज लिमिट्स शुड बी टेस्टेड। तो जब हमने लिमिट्स एक्सप्लोर कर ली तो इन्हीं लिमिट्स पर हम जब सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे पता है कि डिफेक्ट यहाँ पे मिलते हैं बाउंड्रीज पर ही, तो इन्हीं लिमिट्स पर टेस्ट करने से हमको बाउंड्रीज पर सारे डिफेक्ट्स मिल जाएंगे। ये आपका बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है। अब आते हैं इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। तो अब इसका मेथड समझना कि कवरेज ऑफ कोड रिस्पॉन्सेज विद टेस्ट केसेस इज़ वेरी बैड और वेरी ब्रॉड। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। मानो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं और हमको उन सबको टेस्ट करना है। उन सबको टेस्ट करने के लिए अगर हम हर एक को टेस्ट करने बैठे तो बहुत सारे टेस्ट केस बन जाएंगे। तो काफ़ी बार ज़रूरी नहीं होता कि हम एक सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि काफ़ी बार सिमिलर फंक्शनलिटीज़ बार बार रीयूज़ हो रही हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनते किससे, कंपोनेंट से बनते हैं, और कंपोनेंट्स भी रीयूजेबल होते हैं। तो हम लोग एक बहुत सारे टेस्ट केस बना लेते हैं, एक बल्क ऑफ टेस्ट केसेस बना लेते हैं जिनको ग्रुप कर लेते हैं क्लासेस और पार्टीशंस में, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे टेस्ट केसेस को हम पार्टीशन कर लेते हैं कुछ क्लासेस में, ठीक है। बहुत सारे का मतलब कि मानो 100 टेस्ट केसेस थे, उनमें से पहले 20 जो टेस्ट केसेस थे हमने सिर्फ नंबर्स रख लिए उसमें, बाकी के में खाली कैरेक्टर्स रख लिए, और फिर स्पेशल कैरेक्टर्स रख लिए, सिंबल्स रख लिए, ऐसे करके पार्टीशनिंग कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पार्टीशंस और क्लासेस क्रिएट हो जाती हैं। हर एक पार्टीशन डिफरेंट होता है दूसरे पार्टीशन से, और सबके अंदर टेस्ट केसेस होते हैं जो सिमिलर आउटपुट देंगे। इसका मतलब क्या है? जब मैंने आपको कहा कि एक क्लास यानी एक पार्टीशन हम रखेंगे सिर्फ नंबर्स का, तो उसमें सिर्फ नंबर्स ही रहेंगे, उसमें 1 भी हो सकता है और कोई भी बड़ा नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों सिर्फ नंबर्स रहेंगे। अगर हम उसको किसी प्रोग्राम में डालते हैं जो डिटेक्ट करता है कि ये नंबर है कि नहीं, तो दोनों सेम आउटपुट देंगे कि हाँ यार ये नंबर है। इसको डालूंगा तो भी ऐसा आएगा, 1999 को डालूंगा तो भी ऐसा आएगा। तो ऐसे सिमिलर आउटपुट वाले जितने भी टेस्ट केसेस होते हैं उनको हम ग्रुप कर लेते हैं, और हर एक ग्रुप में टेस्ट केस सिमिलर आउटपुट देंगे, लेकिन वो ग्रुप एक्चुअली डिफरेंट होगा दूसरे ग्रुप से। दूसरे ग्रुप में खाली कैरेक्टर्स होंगे, मानो दूसरे ग्रुप में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो वो खाली कैरेक्टर्स हो गए। वो अगर हम उनको डालेंगे सॉफ्टवेयर में तो वो सेम आउटपुट देंगे, चाहे मैं ए डालूँ, चाहे बी डालूँ, चाहे सी डालूँ, तो वो सेम आउटपुट देंगे। और अगर मैं इसकी जगह ये डालूँ तो ये सेम आउटपुट देंगे, लेकिन आप देख रहे हो दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है। तो ऐसे ही अलग अलग पार्टीशन, अलग अलग ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। तो जो half test cases या फिर 1 या 2 test cases are picked from each partition, saving effort of executing all the test cases inside that partition। अब मानो इसमें मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये जो हमारा नंबर वाला पार्टीशन था इसमें 20 टेस्ट केसेस थे, मैंने 2 उठा लिए, इन दोनों को टेस्ट कर लिया। अब अगर हमारा प्रोग्राम इन दोनों में टेस्ट करके चल जा रहा है तो फिर हमको ज़रूरत थोड़ी होगी कि हम 250 उठाएं या फिर जितने भी थे हम उन सबको उठाएं, है ना। तो हम लोग को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारा 2 में काम हो जा रहा है तो फिर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। यानी तो हमने 20 में से 2 उठाए, वो टेस्ट किया, चल गया, 18 हमने स्किप कर दिए, हमारा 18 टेस्ट करने का टाइम बच गया, एफर्ट बच गया, कंप्यूटेशन पावर बच गई, है ना।
उतनी एफिशिएंट होगी ना हमारी टेस्टिंग। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। हमने बहुत सारे टेस्ट केसेस को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया और उन क्लासेस में से एक या फिर दो टेस्ट केसेस उठा के टेस्ट कर लिया। हमें उससे पता चल जाएगा कि चलो यार एक दो चल जा रहे हैं तो मतलब ये पूरी क्लास में जितने टेस्ट केसेस हैं वो सब भी चल ही रहे होंगे, और इससे हमारा टाइम एफर्ट बच गया उतना। तो एक एग्जाम्पल लिख के आ जाना। मानो कि हमारी कोई प्रीमियम कंपनी है, LIC प्रीमियम, और वो सबको एज के बेसिस पे प्रीमियम बांट रही है। अब वो सॉफ्टवेयर जो एज के बेसिस पे प्रीमियम बताएगा वो कैसे काम करता है, हमने यहाँ पे लिख दिया जो इक्विवेलेंस पार्टीशंस थे। हमने बिलो एज 35 की कुछ वैल्यूज रख ली, बिटवीन एज 35 टू 59 की कुछ वैल्यू रख ली, अबव 68 की कुछ वैल्यू रख ली, और एक नेगेटिव एज या फिर एक जीरो रख ली, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि काम करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इनपुट वैलिड टाइप ये तीनों वैलिड है, ये इनवैलिड है, इस पर कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये तीनों वैलिड है। तो हमने बिलो 35 में कितने हो सकते हैं, 1 2 3 या फिर 18 से लेकर 35 तक सारे नंबर हो सकते हैं, या फिर 10 से लेकर 35 तक सारे नंबर हो सकते हैं। हमने इन सब के लिए क्लास बनाई और उनमें से सिर्फ दो टेस्ट केसेस उठा के टेस्ट कर दिए। इनका रिजल्ट आएगा कि 2.5 रुपीज़ पर मंथ इनका प्रीमियम आएगा। और इस वाले पार्ट में से हमने एक निकाल लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लास है, 35 टू 59 काफ़ी बड़ा क्लास है, इसमें कम से कम 25-30 नंबर्स होंगे। लेकिन हमने सिर्फ एक टेस्ट किया और बाकी सब छोड़ दिए। इससे हमारे 29 नंबर्स को टेस्ट करने की सारी प्रॉब्लम बच गई। हमने सिर्फ एक कर लिया और हम मान के चलो ठीक है इनमें से कोई भी निकालेंगे तो काम हो जाएगा। फिर आते हैं अब 60 में दो निकाल लिए और इसकी वैल्यू आ गई, अब आ गई तो हमने बाकी सब छोड़ दिए। नेगेटिव एज में इनवैलिड था तो फिर इनवैलिड ही रह गया। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग को एक्सप्लेन करने का। यहाँ पे ये लिख देना कि ये क्लासेस थी, हमने इनमें से दो वैल्यू निकाली और टेस्ट कर दिया। हमको पूरी क्लास टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी जो टेस्टिंग थी वो एफिशिएंट हो गई और काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी टाइम बच गया, एफर्ट बच गया, मनी बच गया, है ना। ये आपकी हो गई इक्विवेलेंस पार्टीशन टेक्निक। अब हम आते हैं डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग पे। डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग इज वेरी हेल्पफुल इन टेस्ट डिजाइन टेक्निक। डिसीजन टेबल एक्चुअली ऐसे मान लो कि ये एक गाइड की तरह होता है। इस गाइड में क्या होगा कि यहाँ कंडीशंस लिखे होंगे, एक्शंस लिखे होंगे। अब मानो कि एक लॉगिन का सिनेरियो मान लो, है ना। सबसे पहले मैं तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल से, उसके बाद सारी थ्योरी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि ईमेल पासवर्ड ये दोनों जब सही होंगे तभी हमारा लॉगिन होगा। तो हमारा जो लॉगिन का था वो एक एक्शन है और ईमेल पासवर्ड कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन राइट होंगी तो लॉगिन होगा। अगर एक कंडीशन राइट होगी और पासवर्ड गलत हो गया तो इनकरेक्ट पासवर्ड नाम का एरर आ जाएगा। अगर ये ईमेल गलत हो गया और पासवर्ड तब भी हमने सही डाला तो इनकरेक्ट मेल का आ जाएगा। इस वाले का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इसको एज ए कंडीशन लिख लेना। अब यहाँ आते हैं जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दोनों गलत है तो फिर बोथ इनकरेक्ट लिख के आ जाएगा। इसको कोई सेंस क्यों नहीं बनता है। अब आप मुझको ये बताओ, अगर आपको ईमेल नहीं पता होगा तो फिर पासवर्ड कैसे किसी को पता चलेगा, है ना। ये एक्चुअली एक रिडंडेंट टेस्ट केस है और ऐसे टेस्ट केसेस डिसीजन टेबल में आते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देखो स्टेप्स टू क्रिएट डिसीजन टेबल में जब हम आएंगे तो हमको पता चलेगा कि ऐसी चीज़ों को हटाना होता है। ऊपर आकर एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि ये एक बस गाइड होती है जिसको हमको बताती है कि अगर हम कुछ एक्शन डालेंगे कुछ कंडीशंस पे, ये एक्शन अगर हम इन दोनों कंडीशन पे डालेंगे तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ये एक्शन अगर हम इन दोनों कंडीशन पे डालेंगे तो फिर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऐसे काम करता है ये डिसीजन टेबल, ठीक है। अब थ्योरी आता है। इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक। अब ये हेल्पफुल कैसे है टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक पे, आपको पता है कि ऐसी अच्छी खासी गाइड बन रही हुई है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग यहाँ पे हम कुछ कर रहे थे और हमने ऐसा कोई एलिमेंट उठा लिया इस कंडीशन पे तो हमारा एक्शन गलत हो जाएगा। हमको काम करने से पहले ही पता चलेगा कि ये नहीं करना चाहिए। अब कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा काम करने का सारा एफर्ट बच गया, सारा टाइम बच गया, है ना। तो इसलिए हमको ये एज ए गाइड काफ़ी हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टेस्ट एफर्ट इन वेरीफाइंग ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा। अब ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा को हम लोग कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ऐसे कंबाइन कर रहे हैं जब डेटा ट्रू था जब फॉल्स था तो हमने ऐसे कंबाइन किया और हमको कॉम्बिनेशन मिल गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पे आंसर मिल गया, इसके कॉम्बिनेशन पे आंसर मिल गया और इस कॉम्बिनेशन पे भी आंसर मिल गया। तो हमारी हेल्प हो गई टेस्ट एफर्ट रिड्यूस करने में, क्योंकि ये एक मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटेड होता है। हमको बस सिनेरियोज डालने हैं और अपने आप कॉम्बिनेशन बन के निकाल आएंगे, हमारा टेस्ट एफर्ट बच गया। यूजिंग दिस वी कैन क्रिएट अ कंप्लीट सेट ऑफ टेस्ट केसेस विदाउट एवर लुकिंग एट द कोड। अब हमको पता है कि ये सब ऐसे काम होना है, तो यहाँ मैंने तो कहीं कोड का यूज़ किया नहीं, मुझको पता चलेगा कि मुझे इस तरीके को यूज़ नहीं करना है, जबकि मैंने कोड पर कभी देखा भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं, है ना। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो ना कि ये बस एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है जहाँ पे हमको कोड पे देखने की ज़रूरत भी नहीं है और हम आराम से टेस्ट केसेस ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो मैंने ये टेबल बनाई है इसका एक फॉर्मेट होता है। ऊपर कंडीशंस रहेंगे टॉप लेफ्ट पे, बॉटम लेफ्ट पे एक्शंस रहेंगे, टॉप लेफ्ट पे कंडीशन पे एक्शन रहेगा और टॉप राइट पे कंडीशन पे एक्शन रहेगा और बॉटम राइट पे रिजल्ट ऑफ एक्शन इन दी अबव कंडीशंस, ये एक्शन है। वैसे ही हमने यहाँ लिखा है टॉप लेफ्ट पे हमारी कंडीशंस रही हैं, नीचे यहाँ पे एक्शन थे वहाँ पे एक्शन हो गया, ये लॉगिन का एक्शन था, ये कंडीशन पे एक्शन मतलब ये कंडीशन पे इस कंडीशन पे अगर राइट का एक्शन है तो हमारा रिजल्ट यहाँ है, अगर यहाँ पे रॉन्ग का एक्शन था पासवर्ड वाली कंडीशन पे तो रिजल्ट आ गया। तो इसी के बेसिस पे हम लोग डिसीजन टेबल को ड्रॉ करते हैं। स्टेप्स देख लो,
पहला स्टेप है एक्सप्लोर ऑल कंडीशंस एंड रिमूव एनी रिपीटिंग्स। अब मान लो कि हमने 2 बार कहीं करेक्ट डाल दिया और यहाँ पे हमारा करेक्ट आ गया था, ये एक रिडंडेंट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक खाली केस पड़ा है एकदम सेम टू सेम, तो इसलिए हम उसको हटा देते हैं, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। पहली बात, ऐसी सारी कंडीशन जो रिपीट हो रही है उन सबको हटा देना। उसके बाद डिटरमाइन नंबर ऑफ पॉसिबल एक्शंस टू बी टेकन। पॉसिबल एक्शंस टू बी टेकन मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्शन के साथ मैं यहाँ पे एक और एक्शन डाल सकता था, रिमेंबर मी, है ना। ये भी एक होता है ना, जब आप लॉगिन करते हो तो फिर आपकी लॉगिन आईडी को सेव कर लेते हैं कुकीज़ के फॉर्म में, तो ये रिमेंबर मी वाला एक चेक बॉक्स आ जाता है, देखा होगा आपने काफ़ी बार। तो ये भी एक एक्शन में आ जाएगा, हम लोग चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये एक आपका एक्शन ऐड हो गया। तो ऐसे हम लोग को नंबर ऑफ पॉसिबल एक्शंस निकालने होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डिटरमाइन नंबर ऑफ कंडीशन ऑल्टरनेटिव्स, यूजुअली येस और नो। अब कंडीशन ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, ये है हमारे ऑल्टरनेटिव्स, टिक या रॉन्ग, ये हमारा ऑल्टरनेटिव है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। अब इसकी जगह अगर हम कोई नई कंडीशन ले लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा थे, मानो कि यहाँ पे हम रख सकते थे, एक नंबर रख सकते थे, एक कैरेक्टर रख सकते थे, या फिर एक सिंबल रख सकते थे, तो ये भी एक टाइप का ऑल्टरनेटिव हो जाता। तो नंबर ऑफ कंडीशन ऑल्टरनेटिव, या तो टिक रॉन्ग आता या तो ये तीनों आ जाते हैं, ऐसा टाइप के भी होते हैं। लेकिन यूजुअली हम लोग यस या नो चलते हैं, ट्रू या फॉल्स, राइट या रॉन्ग, ठीक है। फिर हम लोग को निकालना होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडीशंस रेज टू द पावर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे समझो, नंबर ऑफ कॉलम्स, जो ये कॉलम्स होते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन थी, इनटू सॉरी रेज टू द पावर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स भी हमारे 2 ही हैं, या तो राइट है या तो रॉन्ग है, तो 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। हमारे पास 4 कॉलम आ गए। इन्हीं कॉलम्स को हमको फिल कर देना है ऐसी कॉम्बिनेशन पे, 2 टिक, एक टिक, एक रॉन्ग, एक रॉन्ग, एक टिक, दोनों रॉन्ग, तो ये चारों हमारे फिल हो गए। अब आखिर में आते हैं रिमूव इम्पॉसिबल सिचुएशंस या फिर रिडंडेंसीज, अगर कोई मिल जाए। इम्पॉसिबल सिचुएशंस अब यहाँ पर आते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर तुम्हें ईमेल नहीं मालूम तो फिर तुम्हें कैसे पता कि पासवर्ड सही है, ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है, इसको रिमूव कर देना चाहिए। ये हमारा 6 स्टेप पे आ जाता है डिसीजन टेबल की। तो ऐसे जो भी इम्पॉसिबल सिचुएशन या फिर रिडंडेंसीज निकल आए उनको हमको निकाल देना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपकी बनती है डिसीजन टेबल और ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये भाई ये इसकी थ्योरी हो गई, ये इसके स्टेप्स हो गए, और ये एक एग्जांपल हो गया। इस एग्जांपल को लिख देना, स्टेप्स को मेंशन कर देना, चाहे तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देना, ये थ्योरी को थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देना, फॉर्मेट बना देना, और भाई मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। बहुत ईजी लिखा है। अब आते हैं हम लोग कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक पे। कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारे डिसीजन टेबल से, क्योंकि इसमें भी एक तरीके की टेबल ही बनानी होती है। तो यहाँ देखो, नीडेड फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन टू द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो हमको उसको डिसीजन के बेसिस पे करना होगा। तो कॉज इफेक्ट हमको क्या करता है, हमको किसी भी डिसीजन का कॉज और उससे होने वाले इफेक्ट को ढूंढने में मदद करता है। सो इट इज़ अ ग्राफिक टेक्निक दैट मैप्स अ सेट ऑफ कॉजेज टू अ सेट ऑफ इफेक्ट्स, ठीक है। ये ग्राफिक टेक्निक है। अभी ग्राफ क्या होता है अभी हम नीचे आपको समझा देंगे। टू रिकग्नाइज द रूट कॉज ऑफ एन एग्जैक्ट इफेक्ट। अब मानो तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कोई एक गलत इफेक्ट आ गया और तुमको उसका कॉज निकालना है, तो ऐसे खाली अगर कुछ खाली इफेक्ट बैठ के देखोगे इफेक्ट को तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला ना। तुमको एक अच्छी खासी टेबल बना लेनी चाहिए, या फिर उसको ढूंढते ढूंढते तुमको उसके कॉज तक जाना चाहिए। उस पर ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसको हम लोग को डायरेक्टली देख के पता चल जाएगा कि ये इफेक्ट जो आया है इसका कॉज क्या क्या हो सकता है। तो इसको जब हम देखते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है टू फाइंड द कॉज फॉर एन इफेक्ट एंड फाइंडिंग द मोस्ट प्रोबेबल रूट कॉज टू बग। अब कोई इफेक्ट हुआ है तो उसके कॉज पे जाएंगे, और उस कॉज का जो मोस्ट प्रोबेबल रूट बग था जिसकी वजह से वो बना कॉज, वो भी हम लोग को इसमें से ढूंढने में मदद हो जाती है। तो इसके सिंबल्स देख लो, इसकी नोटेशन है, ठीक है। इसको मेंशन कर देना, इससे पहले कि आप ये बनाओ, इस डायग्राम को बनाओ, इन सबको मैं मेंशन कर देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइडेंटिफाई मतलब कॉज 1 से इफेक्ट 1 आ रहा है, ये सिंपल सी चीज़ है। कॉज 1 हमें इफेक्ट 1 दे रही है, ये बेसिक आइडेंटिफाई वाला नोटेशन है। निगेशन, कॉज 1 निगेशन इफेक्ट 1, इसका मतलब ये होता है कॉज 1 ना होने पे इफेक्ट 1 होगा, ठीक है। एंड ये देखो, ये 2 कॉज जा रहे हैं, ये एक इनको ज्वाइन करने का बना है, और यहाँ पे एंड का सिंबल है, ये बाइनरी एंड का सिंबल है। तो कॉज 1 और कॉज 2 जब एक साथ होते हैं, कॉज 1 एंड कॉज 2 होते हैं, तब हमको इफेक्ट 1 मिलता है। और वैसा ही है, अगर कॉज 1 या कॉज 3 हो जाएंगे तो फिर हमको इफेक्ट 2, सॉरी कॉज 1 या कॉज 2 या कॉज 3 होंगे तो हमको इफेक्ट 1 मिलेगा। ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो ये सारे आपके नोटेशंस हो गए, और यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल है, इफ़ ए और बी देन सी। इनको बनाने का चलो ठीक है, स्टेप्स भी देख लो, स्टेप्स को वहाँ पे मेंशन कर दोगे तो फिर अच्छा खासा प्रोसेस मिल जाएगा तुमको। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इफ़ ए और बी देन सी। हमको सबसे पहले क्या करना है, रिकग्नाइज कॉज एंड इफेक्ट इन अ प्रॉब्लम। ये हमारी प्रॉब्लम है। स्टेप 1 जो होता है, हमको इसमें कॉजेज देखने हैं, इफ़ ए और बी ये दोनों कॉजेज हैं, देन सी ये इफेक्ट है। हमने ये रिकग्नाइज कर लिया। स्टेप 2 पर आते हैं, हमने कॉज इफेक्ट ड्राफ्ट ड्रॉ कर लिया। ये कॉज इफेक्ट ड्राफ्ट कैसे बनाया, हमने देखा कि इफ़ ए और बी और लिखा है ना, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो हमने ए से बी को ज्वाइन किया, ये लिंक बनाई, और ये बाइनरी और का सिंबल यहाँ डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्ट की जगह थी तो हमने यहाँ पे इफेक्ट में सी लिख दिया। तो ये दोनों तरीके होते हैं। और हम आते हैं अब स्टेप 3 पे। तो ये कर लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, रिकग्नाइज कर लिया सारे कॉज के और इफेक्ट को। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने कॉज इफेक्ट का डायग्राम बना लिया।
तीसरे स्टेप में क्या किया, हम इस कॉज इफेक्ट के डायग्राम से एक डिसीजन टेबल बनाएंगे। ये देख लो एक बार, डिसीजन टेबल क्या होती है अभी हम आपको बता चुके हैं। ये कॉज इफेक्ट से कैसे बनाएंगे इसको ध्यान देना। इफ ए और बी देन सी, और लिखा है, दो वैल्यूज हैं और हमको और पता है, और से हमको पता चलेगा या तो ये ट्रू होंगी या तो ये फॉल्स होंगी। हमको ट्रू और फॉल्स मिल गए। ट्रू और फॉल्स क्या थे, यहाँ पर फिर से आके देखो, ट्रू और फॉल्स क्या थे, यस और नो, राइट और रॉन्ग, ये सब क्या थे, ऑल्टरनेटिव्स थे। तो हमको वो मिल गए। और जो ए और बी है ये हमारी कंडीशन है, ए और बी हमारे पास कंडीशन आ गए, ट्रू और फॉल्स ऑल्टरनेटिव आ गए। तो 2 किया हमने, 4 हमको कॉलम मिल गए। तो ये यहाँ पे मैंने रो के नाम पे लिख दिया है, इसको आप चाहे कॉलम में कर सकते हो। तो 1 2 3 1 2 3 4 ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रो के नाम पे कर दिया। तो ये जब ये दोनों ट्रू थे तो फिर हमारा इफेक्ट ट्रू आ गया। एक फॉल्स हुआ तो भी ट्रू आ गया क्योंकि और था एक और ये मतलब इफ दिस इज ट्रू या फिर दिस इज ट्रू तो हमारा ट्रू निकल आएगा। और का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रू है तो फिर तो ट्रू आएगा ही आएगा, और ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो फॉल्स आ जाएगा। तो हमारे पास चारों स्टेप आ गए। अब ये जो डिसीजन टेबल है इसको हमको टेस्ट केसेस में कन्वर्ट कर देना है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया, ड्रॉ किया, डिसीजन टेबल बनाई और उनको टेस्ट केसेस में कर दिया। ये चारों स्टेप्स हैं कॉज इफेक्ट ड्राफ्टिंग टेक्निक को, कॉज इफेक्ट ड्राफ्टिंग टेस्टिंग को कंप्लीट करने के। अभी आपका कॉज इफेक्ट ड्राफ्टिंग टेस्टिंग हो गया और उनके साथ सारी फंक्शनल टेस्टिंग हो गई है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग पे। इन सबको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग पे आते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है। टेस्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर सिस्टम को स्ट्रक्चरल कैसे कह सकते हैं, और ऑल्सो नोन एज वाइट बॉक्स या फिर क्लियर बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स क्लियर बॉक्स क्यों, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड देखता है। वो ये नहीं देखता है कि कोड काम कर रहा है कि नहीं, वो देखता है कि काम कर तो रहा है, वो ये देखता है कि एक्चुअली काम कर कैसे रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड यूज्ड टू क्रिएट द प्रोग्राम फंक्शनैलिटीज हम चेक कर चुके हैं, लेकिन फंक्शनैलिटीज जो काम कर रही हैं उसको काम कराने के लिए जो कोड लिखा गया है उसका यूज कैसे हो रहा है ये चेक करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में। द गोल इज टू चेक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर। अब आप मुझको बताओ, जब डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्राम स्ट्रक्चर को टेस्ट करने की बारी आई है तो हमको कोड को तो देखना ही पड़ेगा, इसीलिए ये वाइट बॉक्स यहाँ क्लियर बॉक्स टेस्टिंग में आता है। इसमें जितनी टेक्निक्स हैं वो सब वाइट बॉक्स हैं। तो मानो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखा दिया, फैक्टोरियल प्रोग्राम कैलकुलेट्स फैक्टोरियल, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये तो हमको पता है कि फैक्टोरियल प्रोग्राम जो है इसकी फंक्शनलिटी क्या है, ये मुझे फैक्टोरियल लौटाएगा। तो ये तो हमने टेस्ट कर लिया मानो। अब हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरली कैसे काम करता है। हम लोग इसमें डेट कोड देखेंगे, इसका प्रोग्राम खोल के देखेंगे, सोर्स कोड निकालने के बाद हम देखेंगे कि कैसे चल रहा है, क्या क्या कोड लिखे हैं, कितने लूप्स यूज हो रहे हैं। द टेस्टर हैज टू रीजन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। इसका मतलब ये है कि टेस्टर को ये नहीं टेस्ट करना है, टेस्टर को कुछ टेस्ट नहीं करना होता है यहाँ पे, उसको बताना होता है कि कोड काम कैसे कर रहा है। अब जब वो बताएगा कि कोड काम कैसे कर रहा है तो उसे स्टडी तो करना ही पड़ेगा कोड को, और इसी स्टडी के वक्त हम लोग ये सारी टेस्टिंग करते हैं। ये सारी टेस्टिंग स्ट्रक्चरल का पार्ट है, कंट्रोल फ्लो, पाथ बेस्ड, इंडिपेंडेंट पाथ्स, म्यूटेशन, डेटा फ्लो और साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी। इन सबको अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं कंट्रोल फ्लो से। तो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग इज यूज्ड बाय अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ। कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन अ प्रोग्राम को। अब मानो एक प्रोग्राम है, अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल एक्चुअली एक सीक्वेंस होता है जिसमें सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। अगर प्रोग्राम में एक इफ लिखा होगा फिर एल्स लिखा होगा तो कंट्रोल का सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले इफ एग्जीक्यूट होगा, चेक होगी कंडीशन, तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा। इस वाले पार्ट को हम लोग कंट्रोल कहते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को एक विजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करने वाले पार्ट को कहते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ, इसको CFG भी बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड बाय टेस्टर्स या फिर डेवलपर्स देमसेल्व्स टू टेस्ट देयर ओन कोड एज दे आर वेरी फेमिलियर विद द कोड। अब अगर आपने कोड लिखा होगा, अगर आप डेवलपर हो तो फिर ऑफकोर्स आप टेस्ट कर पाओगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आते हैं टेस्ट द लॉजिक ऑफ द कोड टू अचीव द स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटीज। लॉजिक टेस्ट करने का मतलब क्या होता है, लॉजिक टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा कोड था, वापस आते हैं यहाँ पे और इसको देखिए, जो हमारा फैक्टोरियल का कोड था इसका लॉजिक हम देखेंगे कि ये 1 बाय 1 जा रहा है या फिर वन सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये अपने मेन वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर 3 कर दे रहा है, फिर 4 करते रहा, जब तक हम लोग जो हमने डाला था फैक्टोरियल हम लोग इस तक नहीं पहुँच रहे हैं, तब तक ये इंक्रीमेंटेशन करते जा रहे हैं ना। इस लॉजिक को हम लोग टेस्ट करते हैं। हम लोग कोड की फंक्शनैलिटी को नहीं, हम लोग कोड के लॉजिक को टेस्ट करते हैं। तो हम लोग आते हैं, द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ, CFG। अभी वो क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। और यूज्ड इन यूनिट टेस्टिंग बिकॉज इट इज़ वेरी थोरो। वेरी थोरो का मतलब क्या है, हमने एक एक लॉजिक चेक किया, हमने एक एक स्टेटमेंट चेक किया है, हमने चेक किया कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ को जा रहा है हर एक स्टेटमेंट में। अब हमको पता है कि वो कहाँ से कहाँ को जा रहा है हर एक स्टेटमेंट में, तो ये बहुत ही थोरो हो जाता है। और इतना थरो का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। तो ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए नहीं यूज़ होता है, ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होता है, या फिर अगर एक बड़ा प्रोग्राम है तो उसके छोटे से सेगमेंट के लिए यूज़ होता है। इसको स्पेशली यूनिट टेस्टिंग के दौरान हम लोग यूज़ करते हैं। अब कंट्रोल फ्लो ग्राफ पे आता है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है और इसके 5 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं।
पहले पर आते हैं नोड्स। जो नोड्स मेन चीज़ होते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ में, ये जो आप देख रहे हो ये सारे नोड्स हैं, ये सब के सब। तो नोड्स क्या होते हैं, ये वन और मोर प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने यहाँ पे एक प्यारा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो ज़्यादा कुछ नहीं करता है, ये बस एक सम उठाता है, चेक करता है हमारा INTI अगर 10 से छोटा है तो फिर सम का ये चेक करता है कि इवन है कि नहीं। अगर इवन है तो हम लोग ऐड कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे आखिर में। तो इवन सम क्या करता है, सम को इज इक्वल टू 0 लिया, आई लेस देन 10 चेक किया, आई 10 से छोटा है तो फिर I/2 इज इक्वल टू 0 चेक करा। अगर ये इवन है, यहाँ पर एक्चुअली मॉड होगा, I/2 अगर इवन है तो फिर सम में ऐड हो जाएगा और आई हमारा बाद में इंक्रीज हो जाएगा। ये सिर्फ लाइन, ये जो इफ है ये सिर्फ 2 लाइन का है, ये पार्ट नहीं है। आखिर हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। इसको हम जब इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं तो हमको यहाँ पे नोड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमको लिंक्स या एजेस की ज़रूरत पड़ती है। एजेस क्या होती है, कंट्रोल फ्लो सीक्वेंस होता है। यहाँ से यहाँ आया, आप देख लो अब सम से आई पे कैसे गया, क्योंकि जब हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था तो हमने देखा कि सम के बाद जो डायरेक्ट कंडीशन आई वो वाइल की है, ये कंडीशन आई तो हम लोग ने यहीं पे इसको मेंशन कर दिया एज अ लिंक। डिसीजन नोड, जब कोई ऐसा नोड जिसमें से एक से ज़्यादा नोड्स जा रही हों, देख लो आप ये एक जा रही है और ये एक जा रही है, इसको डिसीजन बोलते हैं। और जंक्शन नोड जहाँ पे एक से ज़्यादा नोड आ रही हो, ये जंक्शन नहीं है, ये भी ये एक सिंपल नोड है। और जंक्शन नोड वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा आ रही है, इस वाले में शायद नहीं है, इसमें सिर्फ डिसीजन नोड्स है। तो इसको आप एक बार देख लो कि सम हमने इनिशियलाइज किया, सम यहाँ पे हो गया, ये खाली नोड है। फिर हम आए कंडीशन पे, I/2 = 0, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये वाइल में हम लोग आए और I <= 10, सम आया, फिर वाइल आया कंट्रोल फ्लो से। ठीक है, अगर ये 10 से छोटा है तो फिर हम अंदर आएंगे और इफ़ कंडीशन पे चेक करेंगे कि इफ़ है। अगर ये 10 से बड़ा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सम को रिटर्न कर देंगे और हमारा जो सम है यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। अगर ये इफ छोटा निकला तो फिर हम यहाँ पर आएंगे, चेक करेंगे कि ये इवन है कि नहीं, I/2 = 0 है कि नहीं। अगर = 0 हो जाता है तो फिर हम उसको सम में ऐड कर देंगे। सम में ऐड करने के बाद हम लोग आई को प्लस प्लस कर देंगे और वापस से यहाँ पर आएंगे कंडीशन पे। ठीक है, अगर ये नहीं था, मानो कि ये नहीं था, I/2 = 0 नहीं था, हम लोग इसके बाद डायरेक्ट नीचे आए, इसके बाद डायरेक्ट I++ हुआ और हम लोग ऊपर चले गए, वैसे यहाँ पे ऊपर चले गए। ये आपका कोड हो गया और ये आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ हो गया। ऐसा किसी भी कोड के लिए कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्रिएट कर सकते हो, ये ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ फ्लो चार्ट होती है। ठीक है, ये एक्चुअली बस एक फ्लो चार्ट है ग्राफ का एल्गोरिथम फॉर्म में। ये सारे 6 नोड्स होते हैं इसके, मतलब 6 कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपके पास थ्योरी लिखी है और आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो आराम से 1.5 पेजेस का कंटेंट है ये, इसको आराम से लिख के जाना और इस पर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पाथ बेस्ड टेस्टिंग पे। पाथ बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, पाथ बेस्ड टेस्टिंग इज़ अ फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग टेक्निक्स। ये काफ़ी बड़ा है ये। पाथ बेस्ड टेस्टिंग हम लोग ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि एक जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पाथ्स होते हैं इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर, किसके, हमारे सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग पाथ्स होते हैं। और एक एक पाथ को अगर हमको रीच करना है, मतलब प्रोग्राम को अच्छी खासी एक्सरसाइज करानी है, तो हमको एक पाथ बेस्ड टेस्टिंग टाइप का एक मेथड यूज़ करना होता है जिससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कितने पाथ्स हैं जिस पर अगर हम टेस्ट केस रन करेंगे तो हमारी प्रोग्राम की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। पूरी एक्सरसाइज का होने का मतलब उसमें जितने अलग अलग टाइप के फंक्शंस थे वो सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इस वाले पार्ट को टेस्ट करने के लिए हम पाथ बेस्ड टेस्टिंग यूज़ करते हैं। The basis of path-based testing is to select a set of test paths through the program and providing appropriate inputs to execute every source statement and branch at least one in the program. At least once in the program का मतलब कम से कम एक बार हर एक जितना कोड था प्रोग्राम के अंदर वो सब रन हो जाए, हर एक कंडीशन रन हो जाए, हर एक ट्रू फॉल्स की कंडीशन रन हो जाए, वो सारी चीज़ें हो जाए, इसलिए हम लोग पाथ बेस्ड टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू यूनिट टेस्टिंग एंड ओनली रिकमेंडेड फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज्ड प्रोग्राम्स। जैसे कंट्रोल फ्लो था वैसे ही पाथ बेस्ड भी है, इसके लिए काफ़ी थरो नॉलेज चाहिए होती है कोड की, इसलिए हमको सिर्फ छोटे या फिर यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब पाथ बेस्ड टेस्टिंग के कुछ असम्पशंस होते हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं। तो पाथ बेस्ड टेस्टिंग का पहला असम्पशन तो ये है कि प्रोग्राम विद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, लूप्स एंड अदर फंक्शंस while getting executed does not take the intended path, instead it takes some other path बिकॉज ऑफ सम स्ट्रक्चरल मिस्टेक इन दैट प्रोग्राम। मतलब इसका ये है कि प्रोग्राम को जैसे काम करना चाहिए था हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो वैसे काम कर ही नहीं रहा। अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो हम देख रहे हैं कि वो नहीं जा रहा है, वो कोई उल्टे सीधे पाथ लेके जा रहा है। और ये कोई दूसरे पाथ को क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस पाथ में कोई ना कोई तो दिक्कत है। ये हमारा अजम्पशन है, ये चाहे ट्रू नहीं हो या फिर ना हो, लेकिन हम इसको अज्यूम करके चलेंगे। अब यहाँ दूसरे पर आते हैं, द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस विल ऑलवेज बी करेक्ट एंड अचीवेबल। अब प्रोग्राम में जो स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं, जो बंदे ने दी हैं, वो सब करेक्ट ही होगी और वो अचीवेबल ही होगी, चाहे वो कुछ भी लिखी हो। वैसे तो कोई कुछ भी नहीं लिख देता है प्रोग्राम्स में, लेकिन अगर लिखी हो तो वो सब अचीवेबल मानी जाएगी और करेक्ट मानी जाएगी। देयर इज़ नो प्रोसेसिंग बग। जब हम टेस्ट केस निकाल रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो उसमें कहीं भी बग्स नहीं आने चाहिए और हम मान के चल रहे हैं कि बग नहीं ही आ रहे हैं। ठीक है, और आखिर में डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम आर ऑल प्रॉपर्ली डिफाइंड एंड एक्सेस्ड।
इसका मतलब ये है कि रीड राइट स्पीड, रीड राइट जो फंक्शन हो रहे हैं ये सब परफेक्टली काम कर रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं, और जो डेटा डेफिनेशन है वो भी एकदम सही है। ये हमारे कुछ अजम्पशन होते हैं जिसके बेसिस पे हम पाथ टेस्टिंग करते हैं। इनको याद कर लो यार, समझ लो, बहुत ईजी था, और ये सबको लिख के आ जाना, ये अजम्पशंस का पार्ट है और ये पूरे एक्सप्लेनेशन में काफ़ी जगह खाएंगे, बेसिकली काफ़ी हेल्प करेंगे। अब आते हैं हम लोग पाथ बेस्ड टेस्टिंग की टाइप्स में। पाथ बेस्ड टेस्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स हैं। पहला तो है कंट्रोल फ्लो ग्राफ, CFG, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है डिसीजन टू डिसीजन पाथ, DD। तो ये जो CFG हम लोग यहाँ बनाएंगे ये थोड़ा डिफरेंट दिखने वाला है, ये पिछले वाली की तरह नहीं है, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग वाले ग्राफ से थोड़ा डिफरेंट है। और ये इंडिपेंडेंट पाथ्स, इसको भी हम तभी एक्सप्लोर कर लेंगे जब हम CFG निकाल रहे होंगे। अब आते हैं कंट्रोल फ्लो नोटेशंस पे, CFG बनाना ही है। तो वैसे ही हमने बताया था, जो एक स्ट्रेट था, सिंपल 1 to 1 लीडिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जा रहा है कंट्रोल, ये क्या है, ये इफ़ देन है, अगर ये होगा तो फिर यही करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट चले जाएंगे। और ये इफ़ देन एल्स है, अगर ये कंडीशन होगी तो ये होगा, नहीं तो इस कंडीशन के थ्रू होगा। ये लूप है। हम लोग यहाँ पे आएंगे और उसके बाद वापस से हम लोग चेक करेंगे कंडीशन, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। मतलब आई अगर लेस देन 10 होगा तो यहाँ लिखा जाएगा आई प्लस प्लस यहाँ होगा, बीच के सारे स्टेटमेंट्स इधर आएंगे। ये स्विच केस है कि अलग अलग केसेस पे अलग अलग फंक्शंस होंगे और उन पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन होंगे। अब नीचे एक एग्जाम्पल देख लो यार। पहला है, ये कुछ 7 लाइनें लिखी हैं और ये 7 लाइन ही एक्चुअली हमारी यहाँ पे नोट्स बन जाती हैं, ठीक है। जो हमारी 7 जितनी हमारी लाइन होंगी कोड में, वो सारी लाइन्स एक्चुअली में हमारी नोट्स कहलाएंगी, और जो कंट्रोल शिफ्ट होगा ये हमारी उनके बीच के एजेस बन जाएंगे, ठीक है। तो पहली लाइन में लिखा है इफ़ A इक्वल्स 50, सेकंड में लिखा है देन, फिर नेक्स्ट है इफ B इज ग्रेटर देन C, उसके बाद सेकंड वाले के अंदर आते हैं देन A इज इक्वल टू B, नहीं तो A इज इक्वल टू C। अब ये सब हमारे सेकंड इफ के अंदर हो रहा है। अब सेकंड इफ बंद होगा और फर्स्ट इफ बंद होगा और आखिर में इसका A इज इक्वल टू 50 के बाद में आएंगे प्रिंट A। ये एक्चुअली एल्स है इस वाले इफ का, ठीक है, और ये एल्स है इस वाले इफ का। तो हम लोग कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, हमको दिख रहा है कि A इक्वल टू 50 ये पहली लाइन थी तो यहाँ 1 है, देन इफ B ग्रेटर देन C। अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, इफ B इज ग्रेटर देन C देन A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B यहाँ है, एल्स A इज इक्वल टू C, ये चौथी लाइन आ गई, और फिर ये दोनों बंद हो जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग प्रिंट A पे। तो ये 6 वाला था, ये 5th और 6 दोनों की बंद होने का है। कंट्रोल यहाँ के बाद सीधे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और प्रिंट A पे आ जाएगा। एक और कंडीशन थी, ये देखा था आपने, इफ A इज इक्वल टू 50, यहाँ पे भी एक इफ था। यहाँ इफ होने का मतलब ये भी फॉल्स हो सकती है, अगर ये फॉल्स हो गई तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इस 6 पे आ जाएंगे और प्रिंट A कर देंगे। इन सब के बीच में एक एरो रहेगा जो डायरेक्ट कर रहा होगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा कंट्रोल सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपका CFG बनता है किसी भी प्रोग्राम पे। जैसे अभी हमने पिछले प्रोग्राम बनाया था, इसको देखिए, ये जो हमने कोड लिखा था हमने इसी का यहाँ पे CFG बनाया था, और ये भी सिंपल ही है। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना था कि हमने यहाँ पे लाइन जो लिखी है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने यहाँ पे लाइन नंबर लिखी है इधर, और इसकी जगह यहाँ पे लाइन नंबर लिख दिया है। अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर हम स्टेटमेंट्स अगर यहाँ डाल दें तो ऐसा ही दिखने वाला है हमारा प्रोग्राम। ये आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ हो गया, और इसके बेस पे अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट पाथ्स पे। डिसीजन टू डिसीजन अभी हम इसके बात करेंगे, अभी हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंट पाथ्स पे। अब हमारे सामने ये रखा है, ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ रखा है, पाथ्स वेयर एटलीस्ट वन न्यू स्टेटमेंट और लाइन ऑफ कोड इज इंट्रोड्यूस टू द ग्राफ। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ग्राफ है इसमें कोई एक ऐसा पार्ट ढूंढिए जिसमें हर एक स्टेप में एक नया कोड आ रहा हो, एक नई लाइन ऑफ कोड आ रहा हो, कोई पुराना कोड पूरे ग्राफ में बार बार नहीं आ रहा हो, ठीक है, एक नई लाइन ऑफ कोड तो आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इंडिपेंडेंट पाथ्स क्या होते हैं। ये हमारे जो ग्राफ होता है उसमें हर एक लाइन में कम से कम एक नया स्टेटमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए इन पाथ्स को यहाँ पे चलिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस वाले ग्राफ के लिए कुछ इंडिपेंडेंट पाथ्स ये है। पहला पाथ देख लो, 1 2 3 5 6 7। कैसे ये मिला, अगर हम सीक्वेंस पे चले तो हमें मिलेगा 1 2 को लीड कर रहा है, 2 3 को कर रहा है, 2 मानो 3 को कर रहा है। ये कंडीशन है ना, यहाँ तो ये 3 को कर सकती है, यहाँ तो ये 4 को कर सकती है। अभी हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 3 को कर रहा है, तो 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6 और 6 से डेस्टिनेशन मतलब 7। तो यहाँ पे ये हो गया कि पार्ट 1 हमने देख लिया है, पार्ट 2 भी ऐसा ही है, पार्ट 3 थोड़ा डिफरेंट है। ये दोनों तो सिमिलर है, एक में इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक में इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। पार्ट 3 को देखो, इसमें डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ 3 है, 1 6 7। ये कौन सी कंडीशन है, जब हमारा जो A था वो 50 के ऊपर था, मानो 60 90 120 ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये A यहाँ तो A के इक्वल नहीं है, 50 के ऊपर मान लो, ये इक्वल तो नहीं है, नीचे मान लो। तो A इज इक्वल 50 नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इस ब्रैकेट जो यहाँ पे एंड हो रहा है, ये सारे कोड को हम लोग हटा देंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, 1 से डायरेक्ट स्टेटमेंट 6 पे आ जाएंगे। इसका मतलब कंट्रोल 1 को देख रहा है, इक्वल नहीं मिला, कंट्रोल डायरेक्ट 6 पे आ गया और फिर 7 पे चला गया। यही हुआ यहाँ पे, 1 को अगर इक्वल नहीं मिला तो कंट्रोल डायरेक्ट 6 पे आ गया, 7 आ गया। तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट पाथ इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक लाइन पे एक नया स्टेटमेंट भी मिल रहा है और ये डेस्टिनेशन को भी रीड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अगर लोग कहें थे कि 1 2 4 हो सकता है, आप लोग सोच रहे हो कि 1 2 4 भी तो हो सकता है, ये इसमें ये इंडिपेंडेंट पाथ इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक तो ये डेस्टिनेशन को रीड नहीं कर रहा है। हाँ, इसमें हर एक स्टेटमेंट में हर एक लाइन में नया स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन ये डेस्टिनेशन को रीड नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट पाथ नहीं होगा।
और 167 है, 1 2 3 5 6 7 है, और ये आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर इससे दिक्कत, अगर इसमें अभी भी समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको देख लेना भाई। ये थोड़ा घुमा हुआ एग्जाम्पल है लेकिन ये अच्छा है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल फ्लो ग्राफ की। इसमें देखो, इसमें जो हम लोग पाथ बना सकते हैं, और ये देखो 1 जो आ रहा है ये 2 को लीड कर रहा है, 2 दो चीज़ों को लीड कर रहा है। अगर ये ट्रू हो गया तो फिर 3, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो 6। यहाँ हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये कंडीशन में एक्चुअली क्या था, हम बस कंट्रोल फ्लो ग्राफ में ये समझते हैं कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ चल किस सीक्वेंस पर है। तो 1 अगर फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट 7, अगर ट्रू हो गया तो 2, 2 अगर फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट 6 नहीं तो 3, 3 ट्रू हो गया तो 4 नहीं तो डायरेक्ट 5। अब 4 भी 5 को लीड कर रहा है, 5 2 को कर रहा है, फिर 2 6 को कर रहा है, और 6 1 को और 1 7 को। तो जो हमारे 5 हैं जो हर एक लाइन पे एक नया कोड दें और हमको डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक लेकर जाए, वो ये यहाँ पर है 1 2 3। यहाँ 1 से 2 पर है, 2 से 3 पर है, 3 से हम लोग 5 चले गए, 3 से हम लोग 5 चले गए, और फिर 2 6 7, 5 से हम लोग 2 आ गए, और यहाँ से 6 के बाद 7, 6 1 7 होगा। तो यहाँ पे ये एक तरीका था। फिर 1 2 3 1 2 3, इसके बाद हम लोग इस पे नहीं गए, हम लोग यहाँ पे गए 4 5, फिर 2 पे हम लोग वापस चले गए, और 6 1 7, और ये आखिरी वाला देख लो 1 2 7। अगर ऐसे कोई डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन को लीड कर रहा हो तो ये भी एक इंडिपेंडेंट पाथ कहलाएगा। सोर्स से डायरेक्ट डेस्टिनेशन को रीड करने वाले सारे पाथ्स इंडिपेंडेंट पाथ्स होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पाथ टेस्टिंग टेक्निक के कंट्रोल फ्लो देख लिया, इंडिपेंडेंट देख लिया, अब बचता है हमारा डिसीजन टू डिसीजन पाथ। अब इसको डीडी ग्राफ भी बोलते हैं। डीडी ग्राफ को ऐसे समझो, तो डीडी ग्राफ इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। प्रोग्राम में जो सीक्वेंस फ्लो हो रहा होता है उस ग्राफ का ही एक्सटेंशन है डीडी ग्राफ। इसको डिसीजन टू डिसीजन ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज कंसिडर्ड अ नोड। अब यहाँ पे देखो, हर एक स्टेटमेंट को भी हम लोग नोड ले रहे थे, यहाँ पे भी हर एक स्टेटमेंट को नोड ले रहे हैं। डिफरेंस क्या पड़ता है अभी आगे मिलेगा। डीडी ग्रुप्स देन द डीडी ग्रुप्स द सीक्वेंशियल नोड्स इनटू सिंगल नोड। अब सीक्वेंशियल नोड्स का मतलब क्या आ रहा है, यही एक मेन डिफरेंस है। डीडी और सीएफजी में डिफरेंस ये है कि सीएफजी क्या करता है, ये हर एक लाइन ऑफ कोड को एज अ नोड ट्रीट करता है। डीडी ग्राफ क्या करता है, ये सिर्फ सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस सीधा सीधा चल रहा हो उन सबको ये एक में ग्रुप कर देगा और सोर्स और डेस्टिनेशन को अलग ग्रुप कर देगा। तो ये एक सोर्स था, ये सब सीधे सीधे चल रहा है नोड, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएंगे, डायरेक्ट नीचे आएंगे, ये सब सोर्स पे आ गया, ये सोर्स था, ये डेस्टिनेशन है, और ये सब सीक्वेंस ग्रुप है। तो इन सबको एक में ग्रुप कर दिया जाएगा। ये सारे जो लाइंस 2 3 4 5 6 हैं, ये डीडी के हिसाब से, यानी कि डिसीजन टू डिसीजन ग्राफ के हिसाब से ये सब सिर्फ एक नोड है। ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये सब एक नोड है। ऐसे चलता है डीडी ग्राफ। अब थ्योरी पर आते हैं। तो डीडी ग्रुप्स द सीक्वेंशियल नोड्स इनटू सिंगल डीडी नोड। फिर डीडी ग्राफ कंटेन्स वन सोर्स नोड एंड वन डेस्टिनेशन नोड। वन सोर्स एंड वन डेस्टिनेशन का मतलब, अगर ऐसा हमारा कोई ग्राफ होगा तो हम इसको, हम लोग जो जहाँ से शुरुआत हमारी बात की, इसको सोर्स बोलेंगे, और जहाँ पे सब कुछ खत्म हो रहा है इसको डेस्टिनेशन बोलेंगे। डेस्टिनेशन और सोर्स हर एक में होता है। ये एक्चुअली में कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, लेकिन हर एक डीडी ग्राफ में होता है। हम लोग एक मानते चलते हैं कि ये तो कंटिन्यू हो गई, और एजेस आर कंट्रोल फ्लो अमंग द नोड्स। इसका मतलब बस वो कंट्रोल सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में कंट्रोल चल रहा है। और अ मैपिंग टेबल इज प्रिपेयर्ड दैट मैप्स द नोड्स ऑफ प्रोग्राम ग्राफ टू नोड्स ऑफ डीडी ग्राफ। एक टेबल बनाई जाती है जब जिसमें हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम ग्राफ उठाते हैं, इसके जो सारे सीक्वेंशियल नोड होते हैं उनको एक नोड में कर देते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन को एक में कर देते हैं, और उन सबको मैप कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सब करने से हमको मिल क्या रहा है, डीडी ग्राफ को ऐसे बनाने से हमको मिल क्या रहा है, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द प्रोग्राम ग्राफ एंड मेक्स अ मीनिंगफुल डीडी ग्राफ। हमको पता है कि प्रोग्राम में बीच का सामान तो है ही है, हमको तो पता है कि प्रोग्राम में सीक्वेंस होगा, स्टेटमेंट्स होंगे, लेकिन प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, प्रोग्राम के ग्राफ को सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। इतना मुश्किल जो दिखने में लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। बीच की सारी चीज़ों को क्लब कर दो और एक सोर्स एक डेस्टिनेशन डाल दो, ऐसे भी होता है हमारा डीडी ग्राफ। एक एग्जाम्पल है ये, जिसमें हमने एक कोड लिखा है, हमने उसको उसका प्रोग्राम ग्राफ बनाया है, और हमने उसका डीडी ग्राफ बनाया है। इसको एक बार देख लोगे सब समझ में आ जाएगा भाई। तो ऐसे काम करता है कि ये सी का प्रोग्राम है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन। यहाँ पे हमारा पहला, यहाँ पे ये एक्चुअली तो ये शुरुआत में ये दोनों को भी गिनेंगे कि किस चीज़ में हम लोग इनको लाइंस ऑफ कोड में गिनेंगे, चाहे ये हमारे लॉजिक में हेल्प ना कर रहे हो, लेकिन ये कोड की तो लाइन है ना तो सीक्वेंस में ये है कि ये दोनों भी एग्जीक्यूट होंगे, तो इसलिए हम इनको भी गिनेंगे। तो ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। तो INT नंबर कॉमा रिजल्ट, प्रिंट एफ वैल्यू, तो जो हमको वैल्यू चाहिए हम लोग उस वैल्यू को लेंगे। तो प्रिंट एफ के बाद हमने स्कैन एफ लिया, यहाँ पे ये वैल्यू है साइड ऑफ स्क्वायर। रिजल्ट में हमने नंबर का स्क्वायर कर दिया और हमने उस स्क्वायर का एरिया लौटा दिया रिजल्ट में करके। तो 7 स्टेजेस का प्रोग्राम है, 7 अलग अलग लाइन ऑफ कोड लिखी हैं। इनका जब हम प्रोग्राम का ग्राफ बनाएंगे तो ये सिंपल, यहाँ पे कोई इफ एल्स नहीं है ना। अगर इफ एल्स होता तो फिर जैसा हमने अभी देखा था ऐसा कुछ बन के आता, लेकिन कोई इफ एल्स नहीं है, इसलिए सिंपल प्रोग्राम ग्राफ बना है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, इस लाइन से नीचे आ रहा है, यहाँ डिक्लेरेशन हो गया, सिंपल, कुछ नहीं करना, प्रिंटिंग करनी है, कुछ नहीं करना,
स्कैनिंग करनी है तो मतलब वैल्यू रिसीव हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और प्रिंटफ हो गया, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, कोई लूपिंग नहीं थी, कुछ भी ऐसा सामान नहीं था जो बाद में किसी और में जाके लीड करे। ये सिंपल प्रोग्राम ग्राफ बन गया। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं डी ग्राफ में, हमने एक सोर्स लिया, जो हमने अपने फर्स्ट नोड को सोर्स बना दिया, लास्ट नोड को डेस्टिनेशन बना दिया, और जो 2 से लेकर 6 थे उन सबको मीडियम नोड्स बना दिया, जो इसके मिडिल में थे, ऊपर से नीचे के। तो ये सब हमारे मिडिल में नोड्स बन गए। ये एक्चुअली एक नोड हो गया डी ग्राफ का, यहाँ सोर्स आ गया और ये डेस्टिनेशन आ गया। तो ये मैंने यहाँ लिख भी दिया। जो टेबल की बात हो रही है वो टेबल में यही लिखना होता है कि नोड 1 सोर्स, नोड 2 3 4 5 6 लिख देना, उसको फिर मीडियम नोड लिख देना, और आखिर में नोड 7 के आगे डेस्टिनेशन लिख देना। यही इसकी टेबल है, यही ये डी ग्राफ है। और ये मेथड है प्रोग्राम को, सॉरी, प्रोग्राम से प्रोग्राम ग्राफ बनाने का और उससे डी ग्राफ बनाने का। आपका डिसीजन टू डिसीजन ग्राफ क्लियर हो गया, आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्लियर हो गया, और आपके डिपेंडेंट पाथ्स क्लियर हो गए। इसका मतलब पार्ट टेस्टिंग टेक्निक्स आपका हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेस्टिंग टेक्निक में, जिसको कहते हैं डेटा फ्लो टेस्टिंग। डेटा फ्लो टेस्टिंग क्या होता है? अब जब आपने कोई भी प्रोग्रामिंग करी होगी तो फिर आपने देखा होगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम लिखा, माना चलो हमने ऐसा कोई प्रोग्राम लिखा और उसमें ये सारे वेरिएबल यूज़ करें। इसमें कौन से वेरिएबल है? एक नंबर, एक रिजल्ट है। मान लो इसमें मैं कोई एक और वेरिएबल ऐड कर दूँ, कोई भी नाम का, एक्स नाम का कोई वेरिएबल ऐड कर दूँ और उसका यूज़ ना करूँ, या फिर यहाँ पे मैं रिजल्ट की जगह कोई वाई नाम का वेरिएबल प्रिंट कर दूँ, तो सिस्टम में दिक्कत क्या आएगी, सिस्टम में बग क्या आएगा? एक्स तो हमने डाला लेकिन यूज़ नहीं किया, वो बग नहीं है। बग यहाँ पर आ गया कि हमने कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर लिया जिसको हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया था। अगर मैं इसकी जगह वाई लिख देता तो हमने वाई को कभी डिफाइन नहीं किया और इसका यहाँ पे यूज़ कर लिया। ऐसी दिक्कतों को स्पॉट करने में डेटा फ्लो टेस्टिंग काम आती है। ये दिक्कतें क्यों होती हैं? ये दिक्कतें इसलिए होती हैं क्योंकि प्रोग्रामर्स कभी कभी जब बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो तो वो ऐसी दिक्कतें कर देते हैं। कोई एक वेरिएबल लिख देते हैं जो वो लिखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन टाइपो हो गया, मतलब टाइपिंग का कोई एरर हो गया और वो चीज़ का नाम डिफरेंट हो गया। अब हमको तो पता है कि उसका बस नाम डिफरेंट है, हम लोग बोलना वही चाह रहे थे, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो वो वेरिएबल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बन के आ गया जिसका नाम वो गलती वाला नाम था, और उसको हमने कहीं डिफाइन किया नहीं क्योंकि वो था ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करने में डेटा फ्लो टेस्टिंग काम आती है। टेस्टिंग टेक्निक यूज टू डिटेक्ट इम्प्रॉपर यूज ऑफ डेटा इन अ प्रोग्राम। डेटा फ्लो टेस्टिंग में इम्प्रॉपर यूज ऑफ डेटा का हम लोग डिटेक्शन करते हैं। इम्प्रॉपर यूज मैंने अभी बताया, हमने डिक्लेयर कर दिया लेकिन यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ कर लिया लेकिन कभी डिक्लेयर नहीं किया, हमने यूज़ करा और उसके बाद बिना डिक्लेरेशन के किल कर दिया। फिर आते हैं एवरी स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड एटलीस्ट मंथ्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग। अब अगर मुझको यहाँ देखना था कि इस वाले रिजल्ट वाले वेरिएबल का यूज़ मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, तो मुझको सारे एक बार देखने पड़ेंगे ना, सारे स्टेटमेंट्स। यही बात है यहाँ पे। Every statement is executed at least once before the completion of testing. To test, we devise a control flow graph. ऐसे control flow graph बना लेना. Explains all the steps in control flow graph. यहाँ पे इतना लिख देना और उसके बाद कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाने के जितने स्टेप्स हैं वो सब तुम एक्सप्लेन कर देना। आराम से जगह भर जाएगी। और ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देना। एग्जाम्पल में ये सिंपल सा प्रोग्राम है, मैंने कोई एक फंक्शन का नाम ले लिया और एक्स वाई जेड ए बी ऐसे 5 वेरिएबल ले लिए। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स प्लस प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स, प्रिंट जी। आप ये देख रहे होगे कि मैंने सिर्फ एक्स का यूज़ किया, जेड का यूज़ किया और जी का यूज़ किया, जबकि मैंने जी को डिफाइन भी नहीं किया। तो हम लोग जब इसका बनाने जाएंगे ना डेटा फ्लो टेस्टिंग, तो कुछ ऐसी टेबल बननी है। क्रिएट अ वेरिएबल डेटा टाइप टेबल। वेरिएबल डेटा टाइप टेबल में क्या होता है, वेरिएबल लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं और मेंशन द कंडीशन ऑफ एवरी वेरिएबल स्टेटेड इनसाइड द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जितने वेरिएबल लिखे थे उन सबकी कंडीशन लिख दो। एक्स इंटीजर था, इसका कंप्यूटेशनल यूज़ हुआ। कंप्यूटेशनल यूज़ मतलब हमने इसको इंटू किया, प्लस माइनस किया, ऐसा कोई काम किया। वाई इंटीजर था, अनयूज्ड, अनयूज क्योंकि हमने डिक्लेयर करके रख दिया, हमने यूज़ नहीं किया कभी। जेड इंटीजर था, यूज़ हो गया इसका। ए इंटीजर था, ये अनयूज पड़ा है। बी भी अनयूज पड़ा है। जी एक ऐसा था जो अनडिफाइंड था बट यूज्ड, प्रोग्राम का पार्ट है ये, लेकिन हमने कभी डिफाइन नहीं किया। तो ये जो अनयूज था ये तो प्रोग्रामर की फॉल्ट है, ये भी फॉल्ट है, ये भी फॉल्ट है। ये जो पार्ट है ये हमारे प्रोग्राम को क्या कह सकते हैं, एरर कर देगा, उसको बग आउट कर देगा, तो हमारा प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा और ये एरर रिटर्न कर देगा। इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने में डेटा फ्लो टेस्टिंग का काम आता है। इन सब से हमको मिलता क्या, डेटा फ्लो टेस्टिंग से हमको एक्चुअली मिलता क्या? हमको ये पता चल गया कि इसका यूज़ था और इसका यूज़ था, इन दोनों का यूज़ था, तो हमारा डेटा में जो हमारा प्रोग्राम था उसमें ये सब हम हटा देंगे। ये सब फालतू कोड ही हो गया ना, इसको डेड कोड कहते हैं, रिडंडेंट कोड कहते हैं, जो कभी यूज़ नहीं होता, इसको हटा देंगे। तो डेटा फ्लो टेस्टिंग से हम रिडंडेंसी हटा सकते हैं कोड में, उसको फास्टर बना सकते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ये सब होता है डेटा फ्लो कोड में। तो ये थी आपकी डेटा फ्लो टेस्टिंग। अब आते हैं साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी पर। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? Cyclomatic complexity is a structural complexity, is also known as structural complexity because it gives the internal view of the code. अब कोड का इंटरनल व्यू दे देती है साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी, इसको स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं। वी फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स इन अ प्रोग्राम एंड ग्राफ थी साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये प्रोग्राम ग्राफ में होता है। यहाँ पे मैंने थ्रू लिखा है, वी फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स इन अ प्रोग्राम ग्राफ थ्रू साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमने अभी इंडिपेंडेंट पार्ट्स देखे थे ना प्रोग्राम ग्राफ में कैसे फाइंड करते हैं, वो साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने पहले कैसे फाइंड किया था,
हमने पूरा प्रोग्राम ग्राफ बनाया, हमने उसमें एक एक पाथ को चेक किया, हमने देखा कि वो कैसे कहाँ को लीड करता है, हमने देखा कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन को जा रहा है कि नहीं। इसमें वो सब नहीं करना होता। इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला को फॉलो करो और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स निकल के आ जाएंगे। तो इसमें टाइम एफर्ट बच जाता है। दिस गिव्स अपर बाउंड फॉर नंबर ऑफ टेस्ट टू बी रन टू इंश्योर ऑल स्टेटमेंट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस एंड एवरी कंडीशन हैज बीन एग्जीक्यूटेड थर्डली। यानी अगर कोई कंडीशन थी तो उसका ट्रू ट्रू वाला साइड और फॉल्स वाला साइड ये दोनों भी हम रन कर चुके हैं। इस चीज़ की श्योरिटी करने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट पास निकालते हैं, और इंडिपेंडेंट पास निकालने का बेस्ट तरीका साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। इसका फॉर्मूला देख लो, ये इन्होंने बनाया था McCabe ने। McCabe साइक्लोमैटिक मेट्रिक, जिसको हम लोग BG बोलते हैं, इन अ ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड e एजेस एंड p कंपोनेंट्स इज। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, वहाँ जाके लिख के जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस 3 वेरिएबल है, e माइनस एन प्लस 2p। इसी कुछ ऐसी है कि VG इज इक्वल टू ई माइनस एन प्लस 2p, जहाँ पे E क्या है, नंबर ऑफ एजेस है। नंबर ऑफ एजेस हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एजेस या लिंक्स क्या होती है, वो कंट्रोल सीक्वेंस हो सकती है। कंट्रोल सीक्वेंस मतलब A से B पे कंट्रोल जा रहा है, इस चीज़ को दिखाने को हम लोग एज बोल देते हैं। ये हमारी एज हो गई, E माइनस एन। एन क्या है, एन इज इक्वल टू स्टेटमेंट्स या फिर लाइन्स ऑफ कोड। LOC को लाइन्स ऑफ कंट्रोल नहीं बोलते, लाइन्स ऑफ कोड बोलते हैं, ठीक है। पी क्या है, पी इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जिसको हम लोग एक्चुअली में फंक्शनल यूनिट्स बोलते हैं। कंपोनेंट को यूनिट भी बोलते हैं। अभी जब आप यूनिट 4 यूनिट 5 में देखोगे तो उसमें यूनिट टेस्टिंग को कंपोनेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो कंपोनेंट और यूनिट एक चीज़ होती है। तो पी नंबर ऑफ कंपोनेंट होती है। हम लोग जब तक इसको बताया ना जाए प्रोग्राम में या फिर क्वेश्चन में, तो हम लोग तब तक इसको 1 मान के चलेंगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया मानो कि वी जी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको इसके लिए निकालना है, ए सी को जा रहा है, ए बी को जा रहा है, ए डी को जा रहा है, बी ई को जा रहा है और सी एफ को जा रहा है, और ई वापस ए को लीड कर रहा है और ये डी वापस सी को लीड कर रहा है। ए हमारा नोड है, ये सारी हमारी लिंक्स हैं, एजेस है। और हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में बस हमको निकालना है इंडिपेंडेंट पाथ। ऐसा अगर आप बैठते निकालना है तो आप देखते हैं कि ए से बी जा रहे हैं, बी से ई जा रहा है, ई से एफ जा रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट पाथ हो गया। या फिर ए बी ई फिर बी ई एफ, या फिर ए डी सी एफ, ऐसा अगर आप बैठते तो फिर उसमें बहुत टाइम लगता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, एफर्ट लग रहा है। बस सीधा इसमें हमको फॉर्मूले में डालना है। टोटल नोट्स कितने हैं और टोटल एजेस कितनी है, एजेस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, माइनस टोटल नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स है ना 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 2 इंटू पी। यहाँ पे 2 इंटू पी इसलिए लिखा है क्योंकि पी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। पी हम लोग डिफॉल्ट में 1 मान के चलते हैं। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। 9 माइनस 6 प्लस 2 करो, 5 आ गया। 5 इंडिपेंडेंट पाथ होंगे इसके। अब आप बैठ के, या आपका होमवर्क होगा कि बैठ के सारे इसके इंडिपेंडेंट पाथ निकाल लेना, उससे इंडिपेंडेंट पाथ निकालना भी आ जाएगा और ये आपका कंफर्म भी हो जाएगा कि 5 ही निकलेंगे। ये मैं बता दे रहा हूँ, और ये फॉर्मूले से भी पता लग जा रहा है कि इसके टोटल में 5 होंगे। जब वो आप बैठ के निकाल, देयर विल बी 5 इंडिपेंडेंट पाथ फॉर द फ्लो ग्राफ। इसके आगे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी क्या है, VG विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कभी 1 से छोटा नहीं होगा, मतलब कम से कम एक इंडिपेंडेंट पाथ तो हर जगह होगा। अब इस चीज़ को समझे कैसे, मतलब ये याद करने की चीज़ें हैं, लेकिन समझ के देख लो तो बेटर रहेगा। 1 का मतलब क्या है, मानो एक मैंने प्रोग्राम शुरू किया और उस पर कुछ नहीं लिखा, सीधे ख़त्म कर दिया। अगर आप तब भी ध्यान दो कि हमने वॉइड में लिखा और फिर तभी रिटर्न कर दिया, तो भी एक तो लाइन जा रही है ना, एक नोड सोर्स बन गया, एक नोड डेस्टिनेशन बन गया, तो भी एक तो जा रही है कम से कम। तो ये अकेले में एक इंडिपेंडेंट पाथ बन गया। इसका मतलब जो साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी है ये इंडिपेंडेंट पाथ देगी तो, लेकिन ये हमेशा 1 रहेगा या उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो ये साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी निकल कर आती है, दिस इज द मैक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स इन जी। जब मैंने बोला कि इसमें 5 लिख कर आया है, तो इसमें एक भी है, एक हमने देखा ए बी ई एफ, हम लिख के ये भी आ सकते हैं कि ए था, इनमें से एक था ये, लेकिन मैक्सिमम 5 ही होंगे, इससे ऊपर कभी नहीं जाते, इसलिए ये मैक्सिमम ही बताता है। VG इज ऑलवेज द मैक्सिमम। VG इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिंग या फिर डिलीटिंग फंक्शनल स्टेटमेंट्स टू ग्राफ जी। जो हमारा ग्राफ है इसमें कोई फंक्शनल स्टेटमेंट ऐड कर दोगे इसके कोड में, तो साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं आने वाला। और VG डिपेंड्स ओनली ऑन डिसीजन स्ट्रक्चर ऑफ जी, डिसीजन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ये। अब ये कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी है, टूल्स फॉर कैलकुलेटिंग साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी, इसको याद करके चले जाना तो दिक्कत नहीं होगी। ओसीलेंट, डेफ मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स, इंडिपेंडेंस, रिफ्लेक्टर एडल, ये 5 टूल्स हैं जिनसे साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी निकलती है, ठीक है। इनको याद करके लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो है म्यूटेशन टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होता है, म्यूटेशन टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक ऑफ टेस्टिंग वेयर द प्रोग्राम और सोर्स कोड इज डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड। डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड का मतलब उसमें जानबूझ के कोई गलती हम डाल देते हैं, हम जानबूझ के कोई गलती डाल देते हैं। कि कोई प्रोग्राम निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये प्रोग्राम है, इसमें मैं कोई जानबूझ की गलती डाल दूँ, यहाँ पे मैं 2 की जगह इंटू नंबर 3 बार कर दूँ, ये एक होती है जो हम लोग कहते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग, इसको कहते हैं। हमने जानबूझ के कोई गलती इसमें डाल दी। Some mutants bugged code is introduced into program to imitate some basic errors। इधर आके देखिए, यहाँ अगर मैं नंबर की जगह कोई डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल डाल दूँ, तो ये हमारा डबल डेटा टाइप में चला जाएगा।
और यहाँ एक एरर थ्रो कर देगा कि अनमैच डेटा टाइप एरर थ्रो कर देगा। तो ऐसा कोई बग कोड हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इन सम केसेस द यूनिट टेस्ट मे बी सक्सेसफुल एंड नॉट डिटेक्ट एनी बग इन कोड, बट दैट मे नॉट बी ट्रू। अब यहाँ पे ये आती है बात कि कुछ केसेस में हमारा कोड ये सब डालने के बाद भी सही चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोड सही चल रहा है, वो कोड एकदम सही है। इन सच सिचुएशंस वी विल डू द सम स्मॉल ऑल्टरनेशन इनसाइड द कोड, जिसको म्यूटेशन या म्यूटेटिंग द कोड बोलते हैं, और उसमें एरर बना के हम फिर से वही टेस्ट रन करके देखते हैं। हमें पता है कि हमने एरर डाला है, फिर हम टेस्ट रन करके देखते हैं कि उस एरर को ये कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस वाले पार्ट को कहते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग। इसके स्टेप्स देख लो। पहला तो है कि स्टेप्स हैं। पहला है फॉल्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू सोर्स कोड बाय क्रिएटिंग मेनी वर्जन ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड म्यूटेंट्स। ईच म्यूटेंट कंटेन्स अ सिंगल फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इफ एल्स कहीं लिखा होगा तो इफ एल की जगह वाइल डाल कर देख लो, या फिर इफ एल की जगह टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके देख लो, वो फॉल्ट्स में चली जाएंगी। मतलब डिफरेंट कोड, चाहे आप ऑल्टरनेटिव वर्जन यूज़ कर लो, तो फॉल्ट डाल के कर लो सोर्स कोड में, और इसके काफ़ी वर्जन बना लो। हर एक वर्जन में सोर्स कोड के एक फॉल्ट रहेगी, एक से ज़्यादा फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। हर एक वर्जन में एक एक फॉल्ट डाल दो और फिर उन पे टेस्ट केसेस चला दो। ओजी का मतलब ओरिजिनल होता है। टेस्ट केसेस आर अप्लाइड टू ओरिजिनल एंड म्यूटेंट प्रोग्राम्स, और फिर रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट केसेस आर कंपेयर्ड। अब हमें टेस्ट केसेस, हमने सबसे पहले फॉल्ट इंट्रोड्यूस करी, फिर हमने टेस्ट केसेस रन कर दिए, फिर हमने टेस्ट केसेस से निकलने वाले रिजल्ट्स को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद क्या होता है, इफ द ओरिजिनल प्रोग्राम एंड म्यूटेंट प्रोग्राम जनरेट द सेम आउटपुट, मतलब अगर ओरिजिनल प्रोग्राम और म्यूटेंट प्रोग्राम दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं तो वो म्यूटेंट इज किल्ड बाय द टेस्ट केस। यहाँ दिक्कत हमने म्यूटेंट को जो हमने अभी बनाया था उसको किल क्यों किया, दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि हमने म्यूटेंट प्रोग्राम में कुछ गलतियाँ करी और हमने उसको चला दिया, तो और ओरिजिनल प्रोग्राम को भी चला दिया। अगर वो दोनों चल गए तो मतलब हमने जो म्यूटेंट बनाया था वो ओरिजिनल प्रोग्राम में उस दिक्कत को नहीं पता कर पाया है, हमारा म्यूटेंट बेसिकली यूजलेस निकला है। वो अगर दिक्कत को पता कर लेता तो फिर हम उसको अलाइव रखते हैं। इफ ओरिजिनल प्रोग्राम एंड म्यूटेंट प्रोग्राम जनरेट डिफरेंट आउटपुट्स देन द म्यूटेंट इज केप्ट अलाइव। इसका मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल प्रोग्राम और म्यूटेंट प्रोग्राम के डिफरेंट आउटपुट आ गए तो इसका मतलब हमारे म्यूटेंट ने प्रोग्राम को अफेक्ट किया है। हमारे म्यूटेंट ने प्रोग्राम को अफेक्ट किया है तो मतलब उसमें कोई ना कोई एरर है जिसने मतलब जो हमारे म्यूटेंट ने एक्सप्लोर कर लिया है, तभी तो प्रोग्राम अफेक्ट हुआ है। इसी वजह से हम इसको लाइव रखते हैं, और हम ऐसा टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे जिससे ये उस एरर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। तो हमारा गोल क्या है कि सारे म्यूटेंट्स को किल करना है, ऐसे टेस्ट केस बनाना जिससे सारे म्यूटेंट्स किल हो जाए। हमने कुछ एक प्रोग्राम, देखो सिंपल सी बात है, एक प्रोग्राम उठाओ, उसके 15 अलग अलग म्यूटेंट्स बना दो और हर एक पे एक एक टेस्ट केस रन कर दो। अगर उनमें से कुछ म्यूटेंट्स जिंदा निकल आ रहे हैं तो उनको अलग रखो, फिर उन पे टेस्ट केसेस रन करो, फिर कम हो जाएंगे, कम होते होते खत्म हो जाना चाहिए। ये हमारे म्यूटेशन टेस्टिंग का गोल होता है कि सारे म्यूटेंट्स खत्म हो जाने चाहिए। म्यूटेशन टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला वैल्यू म्यूटेशन। वैल्यू म्यूटेशन कुछ ऐसा समझो कि अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर दें, मानो कि यहाँ पे इंटीजर पे चल रहा था हमारा प्रोग्राम, हमने उसको डबल कर दिया या फिर स्ट्रिंग कर दिया, इसे कहते हैं वैल्यू म्यूटेशन। फिर डिसीजन म्यूटेशन, कि अगर यहाँ पे इफ एल्स चल रहा था तो हमने उसकी जगह स्विच केस लगा दिया। हम ऐसी छोटी छोटी एरर्स, छोटी छोटी ऑल्टरनेशंस निकालते रहते हैं कोड में कि हमको पता चल जाए कि म्यूटेशन काम कर रही है कि नहीं। फिर स्टेटमेंट म्यूटेशन, मानो कि एक अच्छी खासी स्टेटमेंट लिखी थी, हमने उसको उड़ा दिया, हमने म्यूटेंट प्रोग्राम में से ये वाली स्टेटमेंट हटा दी और हमारे म्यूटेंट प्रोग्राम में ये वाली स्टेटमेंट नहीं है, इसकी जगह ब्लैंक है, तो ये स्टेटमेंट नाम की म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन की 3 टाइप्स थे। वैल्यू म्यूटेशन होती है जिसमें हम वैल्यू चेंज करते हैं। डिसीजन म्यूटेशन होती है जिसमें हम डिसीजन को, यानी इफ एल्स को स्विच बना दो, है ना, ऐसी चीज़ कर दो, इफ को इफ एल्स बना दो, इफ एल्स को इफ देन एल्स बना दो। और स्टेटमेंट म्यूटेशन होती है जिसमें एक स्टेटमेंट को या तो पूरी तरीके से चेंज कर दो या फिर उसको हटा ही दो। तो टूल्स, उसके टूल्स देख लो। इसके टूल एक म्यूटाजेनेसिस टूल है और एक जेस्टर टूल है। इन दोनों को पढ़ लिया और ये म्यूटेशन टेस्टिंग होगी आपकी। ये इन चीज़ों का एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, एक चाहो तो डायग्राम बना देना 2 अलग अलग प्रोग्राम कोड का, और उनमें म्यूटेशन बना देना, उन म्यूटेशंस के टेस्ट केसेस निकाल देना, और ये आपका म्यूटेशन खत्म हो गया। इसके साथ आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टेस्टिंग खत्म हो गई है। इसके साथ यूनिट 2 भी खत्म हो गई है। यूनिट 5, 4, 3 वो सब अपलोड हो चुकी है चैनल पे। यूनिट 2 अपलोड हो चुकी है और इसको यार देख लेना। यूनिट के बाद 4, 5 भी देख लेना, और इसी के साथ हमारी वीडियो की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा भाई की हेल्प हो जाएगी और भाई को आगे सपोर्ट करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।